हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हम क्लास 10th का मैथ यानी गणित का सिलेबस पिछले क्लास में बता दिए हैं कि सिलेबस क्या होने वाला है 2024 में। तो हम अभी के इस क्लास में क्लास 10th के मैथ यानी गणित के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के हम समझेंगे कि वास्तविक संख्या में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यह क्लास है, सिलेबस हम बता दिए हैं पहले। ये पहला क्लास है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का, चैप्टर नंबर 1 मैथ का। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। सबसे पहले आप लोग को जीरो लेवल से हम पढ़ाएंगे और सबसे पहले आप लोग को उसको कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। मैथ याद करने वाला नहीं होता है, रटने वाला नहीं होता है, मैथ को समझना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग को समझना पड़ेगा यहाँ पर प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या क्या होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण। ये सभी क्लास में जो हम बताने वाले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग को आगे भी मिलेगा और क्लास 10th में तो ज़रूरी ही है। तो प्राकृत संख्या क्या है, तो यहाँ पर देखिए 1 से चालू होता है प्राकृत संख्या। ध्यान दीजिएगा, प्राकृत संख्या 1 से चालू होता है और अनंत तक जाता है। यानी 1 2 3 4 5 6 इस तरह से अनंत तक जाएगा। 1000, 2000, 10,000, 20,000, 1,00,000, 2,00,000 इस तरह से अनंत तक जाएगा, वह प्राकृत संख्या कहलाती है। समझ गए कि 1 से चालू होता है प्राकृत संख्या और अनंत तक जाता है। जैसे में 1 2 3 4 ये सभी प्राकृत संख्या है। 1 से स्टार्ट होता है, 0 से नहीं। ध्यान दीजिए, अगर मान लेते हैं कि आप लोग से पूछा जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या यानी सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हो कितना से स्टार्ट होता है। तो 1 से स्टार्ट होता है यानी चालू होता है और अनंत तक जाता है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, तो 1 होगा। देख सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो 1 है, याद रखिएगा। उसके बाद प्राकृत संख्याओं के समूह में जीरो यानी शून्य शामिल नहीं होता है। हम बताए हैं अभी कि यहाँ पर 1 से स्टार्ट होता है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, उसमें शून्य शामिल नहीं होता है, याद रखिएगा। इसे हम n संकेत से सूचित करते हैं, प्राकृत संख्या के n संकेत से सूचित करते हैं। और पहला फार्मूला है यहाँ पर, जो भी फार्मूला इस चैप्टर में यूज होने वाला है, बताने वाला है कि कौन कौन से फार्मूला इस चैप्टर में यूज होगा, आप लोग नोट करते चलिएगा। और ये सभी का PDF भी हम ग्रुप में डाल देंगे और ग्रुप में जो सिलेबस हम कराए हैं डाल दिए हैं ग्रुप में। तो जाकर ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो क्लास खत्म होने के बाद ग्रुप का नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, तो n × n+1/2 होता है। अगर आपसे मान ले पूछा जाएगा यहाँ पर कि 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है। 20 पूछे या 30 पूछे, 20 प्राकृत संख्याओं का योग पूछे या 30 प्राकृत संख्याओं का योग पूछे, या फार्मूला से हम निकाल लेंगे। यानी n के जगह पर मान रख देंगे। तो मान लेते हैं कि 20 यहाँ पर 20 संख्याओं का, 20 प्राकृत संख्याओं का योग पूछता है, तो n के जगह पर 20 रखेंगे। तो यहाँ पर n के जगह पर मान लेते हैं, एक सॉल्व करके हम आप लोग को बता देते हैं। n हो गया, n के जगह पर 20 हो गया, और फिर n के जगह पर 20 रखेंगे और प्लस में यहाँ पर देख सकते हो 1 है तो 1 हो जाएगा, और बट्टा में यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 और गुना में 20 1 21 हो जाएगा। जब इसे गुना करेंगे तो 210 आएगा। तो इसका आंसर आ गया। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछता है तो याद रखिएगा और ये फार्मूला नोट कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर संपूर्ण संख्या जानना है कि संपूर्ण संख्या क्या होता है। संपूर्ण संख्या, यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य शामिल कर लिया जाता है तो संपूर्ण संख्या कहलाता है। बहुत ही सिंपल ये है कि संपूर्ण संख्या क्या है, तो उसमें बस जीरो शामिल कर देना है। प्राकृत संख्या में जीरो नहीं, 1 से स्टार्ट होता है, और संपूर्ण संख्या जीरो उसमें शामिल कर देना है, यानी 0 से अनंत तक होता है। समूह में जीरो शून्य शामिल कर लिया जाता है, जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो संपूर्ण संख्या कहलाता है, समूह कहलाता है। इसे हम W द्वारा सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं, तो W से सूचित करते हैं संपूर्ण संख्या के। उसके बाद
उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है कि अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर क्या है। अभाज्य संख्या क्या है, किसे कहते हैं और उसका रूप क्या होता है अभाज्य संख्या का। तो इसका उत्तर है कि जब किसी संख्या में स्वयं और एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगता है तो उसे हम अभाज्य संख्या अथवा रूढ़ संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, अभाज्य संख्या और रूढ़ संख्या एक ही होता है। अगर मान लेते हैं अभाज्य संख्या की जगह पर रूढ़ संख्या पूछेगा तो एक ही होता है, दोनों सेम होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप लोग के सामने संख्या दिया गया है, यानी सीधे आप लोग को समझना है कि जो संख्या एक से कटता है और अपने आप से कटता है वही अभाज्य संख्या होगा, दूसरा संख्या से नहीं कटता है। यानी एक से कटता है और अपने आप से कटता है वह अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर होता है। जैसे कि यहाँ पर दो हैं, दो एक से कटेगा और दो से कटेगा और संख्या से नहीं कटेगा। तीन भी है तो एक से कटेगा और तीन से कटेगा। और पाँच भी है तो एक से कटेगा, पाँच से कटेगा। सात भी है एक से कटेगा और सीधे सात से कटेगा। 11 भी है एक से कटेगा और 11 से कटेगा। यानी जो संख्या एक से कटता है और अपने आप से कटता है वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। अगर मान लेते हैं कि आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या देख सकते हो 2 होता है। याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। और एक और बात यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है यानी HCF कितना होता है, तो HCF कितना होता है तो 1 होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है कि अभाज्य संख्याओं का मौसा यानी HCF कितना होता है तो 1 होता है। याद रखिएगा, कल हम ऑब्जेक्टिव इसका फाइनल कर देंगे। जितना भी ऑब्जेक्टिव है पहला चैप्टर में हम कल फाइनल कर देंगे। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को पढ़ना है पूर्णांक संख्या कि पूर्णांक संख्या क्या है। तो जो संख्या प्लस से स्टार्ट होती हैं और माइनस में जाकर फिर प्लस हो जाती हैं वह संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हो 4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद -2 आ गया, फिर यहाँ पर -1 आ गया, उसके बाद यहाँ पर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 हो गया, 5 6 हो गया। ऐसी संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो शून्य संख्या, तो शून्य संख्या आप जानते हैं 0 होता है। और ऋण संख्या, ऋण पूर्णांक क्या होता है तो जो माइनस में होता है, यानी ऋणात्मक या ऋण पूर्णांक क्या होता है तो जो माइनस में होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि पूर्णांक संख्याओं को जेड से सूचित किया जाता है। किससे, तो पूर्णांक संख्याओं को जेड से सूचित किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सम संख्या एंड विषम संख्या क्या है, सम संख्या एंड विषम संख्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए कि जब कोई पूर्णांक 2 से विभाजित होता है तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। याद रखिएगा कि जब कोई पूर्णांक 2 से विभाजित होता है, यानी सीधे आप लोग को समझना है कि जो संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। देख सकते हो उदाहरण के लिए है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। 2 से 2 में भाग लगाएंगे 1, 2 से 4 में भाग लगाएंगे तो 2 दूना 4, फिर 3 2 तिया 6 और 2 चौका 8, यानी 2 से पूरा पूरा यहाँ पर भाग लग जा रहा है उसे हम सम संख्या कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि जब कोई पूर्णांक 2 से विभाजित नहीं होता है तो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। यानी इसमें भी आप लोग को समझना है, उसको उल्टा कर देना है कि जो संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे हम विषम संख्या कहते हैं, और जो संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर संख्या कहते हैं उदाहरण के लिए यहाँ पर 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इसमें भाग लगेगा 2 से नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए सम संख्याओं का रूप होता है, क्या होता है तो 2m होता है। यहाँ पर सम संख्याओं का रूप क्या होता है तो 2mn। विषम संख्याओं का रूप इस प्रकार होता है, देख सकते हो विषम संख्या, यानी m के जगह पर हम 1 रखेंगे तब विषम संख्या बन जाएगा यहाँ पर। और फिर यहाँ पर 2m दिया है, इसके m के जगह पर 1 रखेंगे तो सम संख्या बन जाएगा। जैसे 2 गुना 1 रखेंगे तो यहाँ पर 2 ही होगा, यानी सम संख्या हो जाएगा। यहाँ पर फिर रखेंगे m के जगह पर 1, यानी 2 गुना 1 और प्लस में 1, यानी 2 एकम 2, 1 3 हो गया। 3 1 कौन सी संख्या है तो 3 1 विषम संख्या है, क्योंकि 3 में 2 से भाग नहीं लगेगा। तो इस तरह के संख्या को क्या कहते हैं तो विषम संख्या, और इस तरह की संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट संख्या है जो कि ज़्यादा यूज होगा आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या उसे कहते हैं
जिसे p बटा q के रूप में रखा जा सकता है, जहाँ p एंड q दोनों पूर्णांक हो एंड q बराबर न हो 0। जैसे यहाँ पर देख सकते हो कुछ उदाहरण के लिए परमेय संख्या दिया गया है। यानी सीधे आप लोग को समझना है कि परमेय संख्या क्या है। तो जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी p बराबर नहीं है, यहाँ पर q बराबर नहीं है 0 को, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। जैसे दो एक परमेय संख्या है और जो संख्या में रूट नहीं लगता है वह एक परमेय संख्या है, लेकिन इसमें रूट लगा है। देखिए यहाँ पर रूट 16 है और रूट 25 है, यह एक अपरमेय संख्या है, लेकिन इसको आप लोगों को परमेय संख्या पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? तो रूट 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है, तो यह रूट से बाहर हो जाएगा। तो जो संख्या रूट से बाहर हो जाएगा उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। यानी 4 के नीचे 1 लिखकर इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो यह एक परमेय संख्या है। यानी जो रूट में यहाँ पर लगेगा, जो रूट में रहेगा, जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा वह एक अपरमेय संख्या है, और जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा वह एक परमेय संख्या है। तो यहाँ पर रूट 16 का वर्गमूल 4 होता है, रूट 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो ये दोनों एक परमेय संख्या है, यानी 2 4 6। रूट 16 एक परमेय संख्या है, रूट 25 एक परमेय संख्या है। मान लेते हैं रूट 49 दे देता है, तो रूट 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 होता है, यह भी एक परमेय संख्या है। और अपरमेय संख्या क्या होता है? तो अपरमेय संख्या इसके उल्टा कर देना है, यानी जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। अपरमेय संख्या यहाँ पर देख सकते हो, रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, रूट 6 एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि रूट 5 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो यह एक अपरमेय संख्या, परमेय नहीं, क्योंकि इसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, रूट 6 एक अपरमेय संख्या है। अगर मान लेते हैं रूट 9 देता है, तो रूट 9 एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल 3 होता है, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो परमेय और अपरमेय आप लोग को समझ आ गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऐसा संख्या, यहाँ पर देख लीजिए दो ही संख्या है, 1 और 2, दो ही संख्या है और दो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 1 2 1 1 2 1 इस तरह से रिपीट हो रहा है, दो ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो वह एक अपरमेय संख्या होता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए पाई हमेशा कौन सी संख्या होती है? यहाँ पर देखिए काफ़ी बार पूछा गया है कि पाई कौन सी संख्या है, तो पाई हमेशा अपरमेय संख्या होती है, याद रखिएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर देता है 2 बटा में पाई देता है, 2 बटा पाई, यह भी एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल या भागफल या योगफल हमेशा आंसर आता है अपरमेय संख्या। तो याद रखिएगा, अगर पाई के यहाँ पर पाई में कोई भी संख्या बाटा में लगे, या जैसे पाई यहाँ पर देता है, यहाँ पर पाई प्लस में 2 दे देता है, तभी यह एक अपरमेय संख्या है। यानी पाई की जगह पर यहाँ पर पाई में प्लस हो या माइनस हो या बाटा में हो, हमेशा अपरमेय संख्या होता है, और पाई हमेशा अपरमेय संख्या होता है, जानते हैं। और यहाँ पर देखिए दो ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसी संख्या अपरमेय संख्या होती है, याद रखिएगा। अगर मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, 1 है, फिर 6 है, इस तरह संख्या, यानी यहाँ पर दो संख्या नहीं है, दूसरा संख्या आ रहा है, तो यह एक परमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर देखिए दो ही संख्या है, 1 और 2, और दो ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो वह एक अपरमेय संख्या है, और इस तरह की संख्या को परमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है, याद रखिएगा। प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है, अपरमेय नहीं परमेय होता है। दो परमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परमेय संख्या होता है, याद रखिएगा। 7 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या होती हैं, तो अनंत यानी अनगिनत परमेय संख्या होती हैं, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यह सूत्र है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, इसका सूत्र है, यह एक सूत्र है, याद रखिएगा, काफ़ी यूज होता है। तो दिए गए दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्या 9 प्राप्त होते हैं, अतः यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अगर हिंदी में बात करें तो भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। तो याद रखिएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है यूक्लिड विभाजन का फार्मूला। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि दो धनात्मक पूर्णांकों ए एंड बी के लिए HCF ए और बी गुना LCM ए गुना बी और ए गुना, यहाँ पर गुना है, ये एक्स नहीं है, गुना है, ए गुना बी अर्थात मस, यहाँ पर फिर गुना है, यहाँ पर गुना लस बराबर एक संख्या दूसरी संख्या होता है। यहाँ पर फार्मूला है, याद रखिएगा। यहाँ पर देख सकते हो LCM गुना यहाँ पर
एलसीएम गुना एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, यानी लसा गुना मसा होता है, याद रखिएगा। यह एक संख्या दूसरी संख्या का फार्मूला होता है। तो इसको याद रखिएगा कि एचसीएफ गुना, सीधा आप लोग को याद रखना है, या हिंदी में या इंग्लिश में, यानी एचसीएफ गुना एलसीएम, या आप लोग को याद रखना है लसा गुना मसा। उसके बाद आप लोग को यह समझना है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसारण शांत एवं आवर्ती होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसारण शांत एवं आवर्ती होता है, याद रखिएगा। और हम अभी यहाँ पर समझा देते हैं कि शांत और अशांत क्या होता है। यानी मान लेते हैं कि कुछ संख्या दे देगा, जैसे 20 बट्टा में देता है 20, 20 बट्टा 20, या देता है 30 बट्टा 40, इस तरह से मतलब कोई भी संख्या देता है और पूछेगा कि बताइए कि इसका दशमलव प्रसारण शांत है या अशांत है। तो सिंपल है, कैसे बताइएगा। सबसे पहले हर का गुणनखंड कीजिएगा। हर यानी हर कौन होता है, तो नीचे वाला, यानी यहाँ पर हर देख सकते हो 20 है 40 है, यह हर होता है, यानी नीचे वाला संख्या को आप लोग गुणनखंड कीजिएगा। तो यहाँ पर 20 को हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से कटाएंगे 10, 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 और 5 आता है, 2 2 और 5 आता है। तो जब 2 और 5 आता है तो यह शांत होगा। याद रखिए कैसा होगा, तो यह शांत होगा। याद रखिएगा शांत होगा। जब 2 और 5 आता है तो शांत होगा। अगर मान लेते हैं कि केवल 2 2 आता है, यहाँ पर 5 के जगह पर 2 आता है, 2 2 2, तभी शांत होगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 5 5 5 आ रहा है, तभी शांत होगा। अगर केवल 2 2 आता है तभी शांत होगा। अगर केवल 5 5 आता है तभी शांत होगा। अगर 2 और 5 आता है तभी शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा। जैसे यहाँ पर 2 2 आता है लेकिन 5 के जगह पर यहाँ पर 3 आ जाता है तो अशांत होगा। 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा। अगर केवल 2 2 आता है या केवल 5 5 या 2 और 5 आता है तो शांत होगा, याद रखिएगा। तो शांत अशांत आप समझ गए, परिमेय अपरिमेय सभी समझ गए। और उसके बाद यह भी समझ लीजिए कि सअभाज्य संख्या क्या है। तो सअभाज्य संख्या जिसका एचसीएफ 1 होता है, जैसे यहाँ पर 5,7 2,3, इसका एचसीएफ यानी मौसा निकालेंगे तो 1 होगा। तो ऐसी संख्या को हम सअभाज्य संख्या कहते हैं, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि सअभाज्य संख्या का मौसा या एचसीएफ कितना होता है, तो 1 होता है, याद रखिएगा। तो हमने यहाँ पर पहला चैप्टर यानी जो यहाँ पर वास्तविक संख्या था, मैथ का पहला चैप्टर, उसका पूरा इंट्रोडक्शन यानी पूरा हम समझा दिए हैं। अब कल यहाँ पर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल करा देंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और बोलिए कि 2024 के लिए क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और कमेंट में ज़रूर बताना कि यह क्लास आप लोग का कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पर नंबर लिख देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप का, क्योंकि ये सभी का पीडीएफ आप लोगों को फ्री में व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाएगा, फ्री में। तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं, नोट कर लीजिए, 82 92 92 96 27। इस पर आप लोग को एसएमएस करना है। पीडीएफ जो भी आप लोग का पीडीएफ दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा इसी व्हाट्सएप ग्रुप में, बिल्कुल फ्री में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।